जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ ला रहे हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये जो जितना भी PDF है ये आपको मिल सकता है, पूरा का पूरा हल सहित मिल सकता है। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉमर्स के स्टूडेंट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाबों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उनका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं, वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या होता है ना। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि आधी से ज़्यादा गलतियां जो होती हैं वो क्वेश्चन पढ़ने में हो जाती हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में गलत आंसर के रूप में भुगतना पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद हल करें, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शुरू करते हैं दोस्तों। दिया है क्वेश्चन पहला आपका, विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना दोस्तों। तो फटाफट अंदाज में मैं आपको आंसर बताते चलता हूं। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, और कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मेरिट रेटिंग, कार्य डिजाइन या कार्य मूल्यांकन या फिर कार्य विश्लेषण, विभेदात्मक मजदूरी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरिट रेटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ए, मेरिट योजना में मजदूरी को विभेदात्मक दरें होती हैं, है ना दोस्तों। ये दरें न्यूनतम मजदूरी, औसत दर एवं अधिकतम दर होती हैं। ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल लाइन का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको ढूंढ के बताना है ना। इसका राइट आंसर क्या है, दिया है पहला, तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, या फिर ह्रास संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है, या फिर आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है, या फिर शुद्ध लाभ संस्था के लिए एक दायित्व है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका, है ना, ये गलत है। बाकी सभी के सभी सही हैं, जबकि तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल भी तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते से कोई लेना देना इसका नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता में अगर कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यापार खाते पे पड़ता है, लाभ हानि खाते पर पड़ता है, या फिर लाभ हानि समायोजन खाते पर पड़ता है, या फिर चिट्ठे पर पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी सही है ये भी अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए। व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों को चिट्ठे में दर्शाया जा सकता है, अतः इनमें हुई अशुद्धियों का प्रभाव किस पे पड़ेगा, चिट्ठे पर पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए बीच में ये जो क्वेश्चन है ये आपको हल करना है। कैसे हल करना है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप फटाफट इसे निकाल लीजिएगा। दिया है यदि सकल लाभ अनुपात 25%, शुद्ध लाभ अनुपात 12% और विक्रय रुपए में है 21,600,
तो विक्रय माल की लागत क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे तो समझ लेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सकल लाभ का अनुपात कितना है, 25%। इसके बाद बेचे गए माल की लागत है ना, 100 में से सकल आय अनुपात को क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो 100 माइनस सकल आय अनुपात कितना है, 25 बराबर कितना आ गया, 75%। कितना आ गया, 75%। अब क्या करना है, बेचे गए माल की लागत आपको निकाल लेनी है। तो 21,600 गुणे 75/100 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 16,200। और आपके ऑप्शन में 16,200 दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है, ह्रास, मजदूरी एवं वेतन, भवन का किराया या फिर टेलीफोन व्यय। इसका राइट आंसर क्या है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है, ह्रास, मजदूरी एवं वेतन, भवन का किराया, टेलीफोन व्यय। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्रास ये एक गैर रोकड़ी व्यय है। ह्रास एक गैर रोकड़ी व्यय है। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ह्रास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहतिया आवर्त अनुपात में रहतिया का संबंध मापा जाता है। रहतिया आवर्त यानी कि अनुपात में रहतिया का संबंध किससे मापा जाता है, औसत विक्रय से, विक्रय माल की लागत से, कुल क्रय से या फिर कुल संपत्ति से, किससे मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी, रहतिया आवर्त अनुपात बेचे गए माल की लागत एवं औसत रहतिया के संबंध को बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी वाला, ये आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। दिया है डुपॉन्ट विश्लेषण संबंधित होता है। डुपॉन्ट विश्लेषण संबंधित होता है किससे, चालू संपत्तियों के विश्लेषण से, लाभ के विश्लेषण से या फिर पूंजी बजटन के विश्लेषण से या फिर अस्थायी संपत्तियों के विश्लेषण से। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाभ के विश्लेषण से। शुद्ध लाभ एवं विनियोजित पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को अमेरिकन कंपनी है ना, जो डुपॉन्ट कंपनी है वो कहाँ की है, वो अमेरिका की है। डुपॉन्ट कंपनी ने जिस चार्ट में प्रस्तुत किया उसे डुपॉन्ट चार्ट कहते हैं। इसका संबंध लाभ के विश्लेषण से है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, दिया है निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है। मतलब आपको असत्य ढूंढना है एक बार फिर। क्या है इसमें पढ़ लेते हैं पहले फिर समझते हैं। दिया अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। नंबर 2, क्षमता पर प्रत्यय तथा प्रति अंश अर्जन एक और एक ही बात होती है। या फिर तीसरा, अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। या फिर ऋण क्षमता अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समता पर प्रत्यय तथा प्रति अंश अर्जन एक और एक ही बात होती है। ये आपका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, एक ऋण पत्र में नहीं है, एक ऋण पत्र में नहीं होता है क्या स्थिर ब्याज दर, परिपक्वता अवधि या फिर वोटिंग अधिकार या फिर परिसमापन में प्राथमिकता। ये बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको ये मुझे लगता है आना चाहिए, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही आसान है, वोटिंग अधिकार। भाई वोटिंग किससे कोई मतलब ही नहीं है ना।
वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता। ऋण पत्र में वोटिंग का अधिकार कहाँ से होगा भाई, है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। दिया क्या है ना, पहले पढ़ने की कोशिश किया करें कि दे क्या रहा है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है ऋण पत्रों का कारोबार होता है। ऋण पत्रों का कारोबार कहाँ होता है ना, वो याद रखने की कोशिश कीजिए। दिया है ऋण पत्रों का कारोबार होता है स्कंद बिपणि में, मुद्रा बाजार में, वस्तु बिपणि में या फिर ये सभी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, वस्तु बिपणि में। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो क्या है ना, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋण पत्रों का कारोबार स्कंद बिपणि में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। वस्तु बिपणि, वस्तु को बेचने से नहीं, ऋण पत्र वस्तु बेचता ही नहीं ना, कारोबार किससे होता है? स्कंद बिपणि से होता है। ये राइट आंसर है आपका, है ना। विपणन मतलब बाजार होता है। देखिए अगर आपको कॉमर्स जैसे बीकॉम एमकॉम का सिलेबस पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पर वो सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आप वहाँ से जाके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है जमा प्रमाण पत्र जो अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं वह क्या हैं? वह हैं 40 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए या फिर 90 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जमा के लिए। जमा के प्रमाण पत्र वाणिज्य बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर बट्टे के आधार पर जारी किए जाते हैं। इनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि मतलब 7 दिन में ये मान्य हो जाते हैं और अधिकतम 12 माह तक होते हैं, है ना। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका 7वां आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है जमा प्रमाण पत्र जो कम से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे वह हैं 6 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए या फिर 15 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ना, ऑप्शन नंबर बी। उपरोक्त प्रश्न की क्या करना है आपको, है ना। इसका जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका बी, 7 दिनों के लिए आपका राइट आंसर है। 66 का आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी, है ना। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है वो प्रश्न। ध्यान से आप प्रश्न को देखिए। ज़्यादा गलती मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ हम कहाँ करते हैं ना, हम क्वेश्चन को पढ़ने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल को। दिया है अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं। अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं कहाँ किए जाते हैं? पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में, वस्तु बाजार में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा बाजार में। जब सौदा की बात हो जाए ना, निधि सौदे की बात, तो आप समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? मुद्रा बाजार में। बी आपका राइट आंसर है, हाँ। अल्पकालीन निधि के सौदे मुद्रा बाजार में और दीर्घकालीन अगर यही हो जाता तो पूंजी बाजार में हो जाता। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है ट्रेजरी बिल की अवधि सामान्यता होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके गांव में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो ट्रेजरी बिल होती है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? 91 दिन, 182 दिन, 364 या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 364 दिन। एक ट्रेजरी बिल अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी विभाग द्वारा समर्थित एक अल्पकालिक ऋण दायित्व होता है, समझ रहे हैं, जो 1 वर्ष से भी कम परिपक्वता अवधि के साथ है ना। तो इसकी सामान्यता अवधि जो होती है वो कितने दिन की होती है? 364 दिन की होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बाजार
कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? इसका राइट आंसर ढूंढना है। ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड। तो बॉन्ड जो होता है दोस्तों वो आपका मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं होता। ये था आपका राइट आंसर। अगर बात करें अब ये होता किसका है ना, तो ये होता है पूंजी बाजार का दस्तावेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रतिभूतियों के क्रय का अधिकार दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जब प्रतिभूति के क्रय का अधिकार दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? काल विकल्प, पुट विकल्प या फिर काल एवं पुट विकल्प या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका काल विकल्प, है ना। काल विकल्प का अधिकार देना क्या है? काल क्रय का अधिकार देता है। काल विकल्प क्रय का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अभी आपने असत्य ढूंढा था, अब आपको क्या ढूंढना है? सत्य ढूंढना है। क्या है ऑप्शन? नव निर्गमन बाजार नवीन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है, या फिर नव निर्गमन बाजार मौजूदा प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है, या फिर नव निर्गमन बाजार सूचीय प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है, या फिर नव निर्गमन बाजार केवल ऋण प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ये, नव निर्गमन बाजार नवीन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। ये आपका था राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार संतुलन से अभिप्राय होता है निवेश पर प्राप्त आगम घटा भुगतान, या फिर एक पक्षीय हस्तांतरण का संतुलन, या फिर वस्तुओं का निर्यात एवं सेवाओं का निर्यात घटा वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात का योग, या फिर डी वाला वस्तु के निर्यात घटा वस्तुओं का आयात। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लास्ट वाला वस्तुओं का निर्यात घटा वस्तुओं का आयात इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। ये आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीडीपी, या फिर मौद्रिक जीडीपी कामा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य, या फिर जीडीपी बराबर मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज, या फिर ए व बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि ए व बी दोनों मतलब जी एन पी इज एम माइनस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जी डी पी, और बी वाला मौद्रिक जी डी पी स्थिर मूल्यों पर जी डी पी का मूल्य है। तो ये दोनों आपके क्या हैं? राइट आंसर है। तो ये दोनों एक साथ दिया हुआ है एक साथ, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। दिया है व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? राइट आंसर क्या है? व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय, या फिर सामाजिक सुरक्षा योगदान, या फिर निगम करें, या फिर अवितरित लाभ। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है यदि सीमांत उपयोगिता शून्य है, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, या फिर उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई कुल उपयोगिता में कमी लाएगी, या फिर उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई कुल उपयोगिता में वृद्धि लाएगी, या फिर ए व बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध एकाधिकार की कीमत, शुद्ध एकाधिकार की कीमत एक सीमांत आगम के बीच क्या संबंध होता है? इसका राइट आंसर क्या है? कीमत सीमांत आगम से अधिक होती है, या फिर कीमत सीमांत आगम से कम होती है, या फिर कोई संबंध नहीं होता, या फिर ये परस्पर बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर
क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये परस्पर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर।